नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कोर्स 5 का ये नया लेक्चर है। इसको हम लोग देखेंगे। तो ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ये आपके एकेडमिक के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग, क्वेश्चन है अ, इस C5, ये कोर्स 5 है, कोर्स 5 है। और कोर्स 5 में आपको 3 यूनिट पढ़ने हैं, 3 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, ये पहला यूनिट का है। ठीक है, तो है शैक्षिक अनुशासन के इतिहास पर प्रकाश डाले, थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने लिखा है। पहले हम लोग जैसे मैंने लिखा है वैसे आप लोग भी लिखेंगे कि अनुशासन का संबंध प्राचीन काल से ही शिक्षा व्यवस्था से हो रहा है। प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था का मूल रूप शिक्षक केंद्रित था। पहले, बहुत पहले क्या था, प्राचीन काल की अगर हम बात करें शिक्षा की, तो वहाँ पे शिक्षक केंद्रित था। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ, शिक्षक का विकास हुआ, तो उसे छात्र को सर्वांगीण विकास के प्रयास के लिए प्रयास किया गया। अनुशासन व्यवस्था को नवीनतम रूप देने का प्रयास प्राचीन काल से वर्तमान समय तक किया गया है। वर्तमान समय में इसका स्वरूप पूर्णतः प्रभावी एवं उपयोगी माना जाता है। इसमें होने वाले प्रत्येक परिवर्तन सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला होता है। जैसे प्राचीन काल में शिक्षा संस्थाओं में नियंत्रित अनुशासन होता था, परंतु वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक अनुशासन होता है। अतः विभिन्न विषयों में अनुशासन की देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विभिन्न विषयों में अनुशासन की उत्पत्ति एवं वृद्धि हुई है। ठीक है, अलग अलग विषयों में इसकी अनुशासन की उत्पत्ति हुई है, वृद्धि हुई है, और उसे हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं से अध्यात्म से स्पष्ट किया जा सकता है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, है ना, इसे पॉइंट वाइज आप लिखेंगे तब पता चल जाएगा। यहाँ पे है सामाजिक विज्ञान में, पहला है प्राकृतिक विज्ञान में अनुशासन की उत्पत्ति एवं वृद्धि। प्राकृतिक विज्ञान में क्या है, तो प्राकृतिक विज्ञान के लिए ये पॉइंट सारे मैंने लिखे हैं। इसे आप थॉरोली पढ़ेंगे कि प्राकृतिक जो विज्ञान है उसमें अनुशासन की उत्पत्ति और वृद्धि कैसे हुई है। तो पहले क्या था, प्राचीन काल में क्रमबद्ध एवं सुसंगत रूप में प्रस्तुत किया जाता था। धीरे धीरे विषयों का, वस्तु का विकास हुआ। पहले एक ही विषय हुआ करते थे, धीरे धीरे क्या हुआ, विषय का विकास हुआ और विज्ञान की शाखाओं का विकास हुआ। तो इस संकाय में भौतिक विज्ञान हुआ, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान को भी सम्मिलित किया गया। 21वीं शताब्दी के लिए तकनीकी शिक्षा एवं कंप्यूटर शिक्षा को भी विज्ञान में शामिल किया गया है। मतलब प्राकृतिक विज्ञान में अनुशासन की उत्पत्ति के लिए क्या किया गया है, एक तरह से अगर देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस कंप्यूटर, ये सभी को ऐड किया गया है ताकि इससे क्या हो सके, अनुशासन में वृद्धि हो सके। दूसरा है सामाजिक विज्ञान में अनुशासन की उत्पत्ति एवं वृद्धि। तो इस सामाजिक विज्ञान में भी क्या किया गया होगा, तो इसमें भी क्वेश्चन को सब्जेक्ट को ऐड अप किया गया होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे कि सामाजिक विज्ञान भी प्राचीन काल से अध्ययन का प्रमुख विषय रहा है, पहले भी था। ऐसा नहीं कि आज नए व्यवस्था में ये सारी चीज़ें उसमें एडअप हुई हैं, लेकिन उसमें ही क्या किया गया है, इसमें सामान्य रूप से सामाजिक व्यवस्था से संबंधित तथ्यों एवं पाठ्य पुस्तकों का समावेश किया जाता था। अब क्या है देख लीजिए, नीति शास्त्र, वर्ण व्यवस्था, कर्म व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता था तथा विविध जाति, लिंग, धर्म एवं अवस्था के आधार पर नियमों को प्रस्तुत किया जाता था। राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, गृहस्थ का धर्म एवं अन्य व्यक्तियों का धर्म इन विज्ञानों में प्रमुख विषय होते थे। यहाँ पे देख लीजिए, होते थे। वर्तमान, इस समय की बात हो रही है, वर्तमान समय में प्रत्येक विषय का पृथक विकास हुआ है। अब हर सब्जेक्ट वाइज का विकास होता चला गया है। अब प्राकृतिक विज्ञान में देख लीजिए क्या है, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, इतिहास को सम्मिलित किया जाता है। अब सभी को कर लिया गया, इन्वायरमेंटल साइंस को भी एडअप कर लिया गया है, सामाजिक विज्ञान का ही अंग माना जाता है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र व्यापक हो गया है। तो इसमें क्या किया गया है, सामाजिक विज्ञान में जो पहले सब्जेक्ट हुआ करती थी, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में जो पहले सब्जेक्ट हुआ करती थी उसको और क्या किया गया है, एलेबोरेट कर दिया गया, और भी सब्जेक्ट को एडअप कर दिया गया है ताकि क्या हो सके, अनुशासन की उत्पत्ति और वृद्धि हो सके। अब देख लीजिए, भाषा शास्त्र में अनुशासन की उत्पत्ति एवं वृद्धि का क्या कारण है। भाषा शास्त्र में क्या है, तो भाषा शास्त्र में अनुशासन की उत्पत्ति एवं वृद्धि की अगर हम बात करें तो इसमें भाषा,
इसमें भाषा को एडप्ट किया गया होगा। जैसे प्राचीन काल में संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण स्थान था। संस्कृत भाषा अनेक भाषाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। हिंदी भाषा में भी अनेक शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया। देखिए हिंदी में जो शब्द है, बहुत सारे शब्द, उसको कहाँ से लिया गया है? उसे संस्कृत भाषा से लिया गया। संस्कृत भाषा के व्याकरण संबंधी नियमों में क्रमबद्धता पाई जाती है। प्राचीन काल का जो साहित्य है विविध भाषा में था, परंतु इन विषय भाषाओं के मध्य अनुशासन था। धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन हुए तथा अंग्रेजी एवं उर्दू आदि भाषाएं भी प्रचलन में आई। पहले क्या था? पहले संस्कृत था, पहले सिर्फ और सिर्फ संस्कृत हुआ करता था। उसके बाद हिंदी आया और बाद में जैसे जैसे चलन आगे बढ़ा तो अंग्रेजी और उर्दू को भी भाषाओं में प्रचलन में लाया गया। वर्तमान समय में देख लीजिए, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत, त्रिभाष सूत्र के अंतर्गत इसको रखा गया है। अगर त्रिभाष सूत्र अगर पूछा जाए, त्रिभाष सूत्र अगर पूछा जाए तो त्रिभाष सूत्र में कौन कौन आता है? हिंदी आता है आपका, ठीक है, दूसरा अंग्रेजी इंग्लिश आता है और तीसरा आपका संस्कृत आता है। ठीक है, ये 3 भाषा रखा गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। पाठ्यक्रम में अनुशासन की उत्पत्ति। अब पाठ्यक्रम में अनुशासन की उत्पत्ति कैसे होगी उसके बारे में बताया गया। तो देखिए प्राचीन काल में विद्यालय विषय के पाठ्यक्रम में क्रमबद्धता की स्थिति देखी जाती थी। प्राचीन काल में बालों को सर्वप्रथम गुरु को, बालों मतलब बच्चे के बारे में बताया जा रहा है यहाँ। सर्वप्रथम गुरुकुल में संस्कृत के सामान्य नियमों एवं व्याकरण का ज्ञान कराया जाता था। पहले क्या था कि जो बच्चे थे उनको गुरुकुल में संस्कृत और व्याकरण के बारे में बताया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य तत्वों का ज्ञान करने के बाद वेदों का अध्ययन कराया जाता था। सामान्य चीजें पढ़ा दी जाती थी, उसके बाद वेदों का ज्ञान किया जाता था। इस प्रकार पाठ्यक्रम का स्वरूप सरल से कठिन की ओर चलता था। पहले कहाँ से कहाँ तक चलता था? सरल से कठिन की ओर तथा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता था। मतलब पहले सामान्य चीजें बताई जाती थी, उसके बाद विशिष्ट चीजें, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें, मेन चीजें जो हमारे वातावरण के लिए इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में भी इस क्रम का अनुकरण किया जाता है। अब आ जाइए 5वां टॉपिक, 5वां पॉइंट्स क्या है, या आप भी पॉइंट्स वाइज लिखेंगे, ठीक है। ज़्यादा पॉइंट्स मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आपको सारे पॉइंट्स तो याद रहेंगे नहीं, तो आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। विषयों में अनुशासन की उत्पत्ति एवं विषयों में अनुशासन की उत्पत्ति हुई है वृद्धि। प्राचीन काल में भी विषयों के मध्य अनुशासनिक संबंध पाया जाता था। देखिए चिकित्सा विज्ञान का संबंध जीव विज्ञान से पाया जाता है। मेडिकल साइंस जो है मेनली जीव विज्ञान से, जो कि बात सही तो है। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों एवं पौधों से औषधियाँ तैयार की जाती थी। पहले भी, आज के ज़माने में भी और पहले के ज़माने में भी पेड़ पौधों से क्या किया जाता था? बहुत सारी औषधियाँ तैयार की जाती थी। इस प्रकार विविध प्रकार की विद्याओं में धनु विद्या एवं व्यापार कला हो गए यहाँ पे, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती थी। वर्तमान समय में प्रत्येक विषय में भी अनुशासनीय रूप देखने को हम लोगों को मिलता है। 6ठा पॉइंट जो है, ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। 6ठा पॉइंट है शिक्षण विधियों में अनुशासन की विधि। शिक्षण विधियां जो हैं, अलग अलग तरह की जो विधियां हैं शिक्षण में, उसमें कैसे अनुशासन की वृद्धि हुई है, उत्पत्ति हुई है, उसको देख लेते हैं। शिक्षण विधियों में भी प्राचीन काल में अनुशासन व्यवस्था देखी जाती थी। पहले भी देखा जाता था, प्राचीन काल में भी शिक्षण विधियां थीं। शिक्षक एवं छात्र के मध्य गुरुकुल में व्यापक संप्रेषण प्रक्रिया संपन्न होती थी। प्रत्येक शिक्षण विधि में शिक्षक को आदर्श रूप में स्वीकार किया जाता था। पहले क्या था? एक शिक्षक रहते थे, बच्चों को समझाते थे, पढ़ाते थे, बताते थे और उन्हीं को आदर्श मान लेते थे सारे बच्चे। प्रत्येक शिक्षक विधि में अधिगम स्तर को उच्च बनाने का उद्देश्य था। गुरुकुल की गतिविधियों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग होती थी। वर्तमान समय में इस व्यवस्था में सुधार हुआ है तथा शिक्षक के स्थान पर छात्र को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। पहले क्या था? पहले शिक्षा जो थी शिक्षक के ऊपर निर्भर करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब छात्रों का सर्वांगीण विकास करने के लिए छात्र को अधिक महत्व दिया जाने लगा है, ठीक है। 7वां पॉइंट क्या है उसको देख लीजिए, शिक्षण अधिगम में अनुशासन की उत्पत्ति। अब जो शिक्षण अधिगम है, शिक्षण अधिगम में कैसे अनुशासन की उत्पत्ति हुई है उसको देख लेते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्राचीन काल में एक अनुशासनिक व्यवस्था होती थी। जैसे एक गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करने से पूर्व उनकी रुचि एवं योग्यता स्तर को ज्ञात करता था। पहले क्या था? पहले, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है,
जो स्टूडेंट का रुचि किस में है उसको उसको ज्ञात करता था। इसके उपरांत ज्ञान प्रदान करते थे। ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया में सरल से कठिन तथा सामान्य से विशिष्ट की ओर क्रम रखा जाता था। यहाँ क्रम होगा, ठीक है, क्रम रखा जाता था। ज्ञान प्रदान करने से पूर्व गुरु द्वारा एक वातावरण तैयार किया जाता था। इस प्रकार संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अनुशासित रूप में होती थी। मतलब एक एक स्टेप वाइज चलते थे, पहले एक स्टेप वाइज हम लोग पहले चलते थे। इसी क्रम में वर्तमान समय में भी अब क्या हुआ, जब पहले स्टेप वाइज चलते थे अब इसकी और भी उत्पत्ति हुई है और भी वृद्धि हुई है। इस क्रम में वर्तमान समय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उस स्थिति में ही प्रभावी रूप में संपन्न होती है जब उसके मध्य अनुशासन होता था है। जैसे बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, पहले शिक्षक केंद्रित था शिक्षा प्रणाली, अब क्या हो गया है, अब बाल केंद्रित हो गया है, के अंतर्गत शिक्षक की भूमिका गौण होती है। इसीलिए बालकों के रूप में उनकी योग्यता एवं स्थिति को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं गतिविधियां तैयार की जाती है। ठीक है, अब जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है और उनको उनके स्टूडेंट के चीज़ों को ध्यान में रखकर ही अधिगम कराया जाता है। इस प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुशासनिक ज्ञान को उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। तो शिक्षण अधिगम की बात हो रही है, मतलब इसमें इस पॉइंट्स में पूरा बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बात हुई है। ठीक है, आइए हम लोग अपना अंतिम पॉइंट पढ़ते हैं। विद्यालय प्रबंधन में अनुशासन की उत्पत्ति। विद्यालय स्कूल मैनेजमेंट की बात हो रही है। इसमें किसकी बात हो रही है, इसमें स्कूल मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो आप एक लाइन अगर याद रखेंगे तो आपको काफ़ी सुविधा होगी चीज़ों को पढ़ने में। विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया में प्राचीन काल में राज्य परिवार एवं उच्च परिवार के बालकों को ही सामान्यतः शिक्षा प्रदान की जाती थी। पहले क्या था, पहले जो राज्य परिवार के, राजा के परिवार के जो बच्चे थे या उच्च परिवार के जो बच्चे थे, सिर्फ उन्हीं को शिक्षा मिलती थी। धीरे धीरे परिवर्तन होने पर शिक्षा सभी का अधिकार बना, सभी के लिए शिक्षा हो गया। निःशुल्क शिक्षा, अभी तो निःशुल्क शिक्षा है, क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक निःशुल्क शिक्षा है तथा शिक्षा की सार्वभौमिकता की योजनाएं प्रारंभिक हुई। तब प्रबंधन प्रक्रिया में प्रजातांत्रिक एवं अनुशासनिक व्यवस्था का विकास सिर्फ गति से हुआ। वर्तमान समय में विद्यालय प्रबंधन समिति एवं शिक्षा समितियों का प्रचलन है, जिसमें शिक्षक, जनप्रतिनिधि, अभिभावक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं अन्य उपयोगी व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये 8 पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये 8 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले वीडियो में हम इससे भी एक नए क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अभी हमारा C5 ही चलेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।